नमस्कार दोस्तों। एक कंपनी है जिसका हम बैलेंस शीट को पहले स्टार्ट करते हैं। ये बैलेंस शीट के हमें दो फिगर काफ़ी अट्रैक्टिव लगा। अट्रैक्टिव किस मूड से लगा वो बताता हूँ आपको। कंपनी की जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं, आप लायबिलिटीज़ का कंपेयर करके देखेंगे इसके बारे में लायबिलिटी क्या कहती है, करीब करीब ये देखा गया। और इसकी जो एसेट्स पार्ट है हम उसमें से केवल दो पार्ट्स को लेते हैं, खासकर फिक्स और वर्किंग प्रोग्रेस को लेकर के। तो ये उससे ज़्यादा के आसपास की पहुंचती नजर आती, मतलब बाकी इनका पार्ट छोड़ दिया जाए तो मतलब ये कह सकते हैं कि जितनी इनकी लायबिलिटीज़ हैं उससे कई गुना इनका एसेट्स की पार्ट में डेवलपमेंट्स है। अब इसी बेसिस पर यदि हम चार्ट का आकलन करके देखें तो सर चार्ट लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी में निकल गया। जहाँ तक चार्ट का सवाल था हम इसको भी एक और एक स्टेप और आगे चलते हैं। चार्ट के रिएक्शंस के बाद स्टॉक में जो निवेशक हैं उनकी बात करें तो करीब करीब 1,05,000 की नंबर ऑफ लिस्ट बनती है इस कंपनी में निवेशक को। तो आखिर इस कंपनी में आखिर क्या हुआ इसमें चार्ट एक ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आती है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग पोजिशंस में है। तो क्या प्रॉफिटेबिलिटी के आकलन क्या कहता है, तो चलिए आज जानने के प्रयास करेंगे कंपनी का। कंपनी है इंटेलेक्ट डिजाइन, जो कि आजकल नया एआई का कामकाज होती है और हर कोई कंपनी कामकाज करने में व्यस्त है। ये कहती है कि जनरेटिव एआई सिम्पोशियम्स की बात करते हैं, जो कि वेस्टी न्यूयॉर्क के अंदर टाइम्स स्क्वायर में इनके साथ मीटिंग की बात यहाँ पे करती है। आखिर ये कंपनी करती क्या है। कंपनी के बारे में देखा है तो कहती है कि इनका कॉर्पोरेट बैंकिंग, यहाँ पे वर्चुअल अकाउंट्स, पेमेंट्स सॉल्यूशंस, अर्थात समझ में ये आई जो कंपनी आईटी से रिलेटेड है। और इतना ही नहीं, ये बैंकिंग सर्विस, कंज्यूमर बैंकिंग, एआई प्रोडक्ट और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे कंपनी का फोकस बना हुआ है। जब फोकस बना है तो वर्चुअल अकाउंट्स, पेमेंट सॉल्यूशंस और इस तरह के जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस बारे की जो बैंकिंग का को लेकर होती है, कंपनी उसी पे कंपनी कामकाज करती नजर आती है। इनके पास ढेर सारा प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है जिनमें देखा गया कि कैश क्लाउड्स की बात कर रहे हैं या फिर कोलम्बस एआई की बात करें। टेक्नोलॉजी के अंदर देखना हो तो आईटोमिक्स हैं, कुछ कैनवास करके है, आइसलेट, और ये सब चीज़ें इनकी कंपनी के पास कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज की हमने बात की। आखिर ये से ये समझ में आती है जो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है और किस लेवल पे कंपनी कामकाज करती नजर आती है। केवल केवल इस फिगर आउट पे केवल केवल समरी डेटा को देख करके ये समझ लेना जैसा कंपनी काफ़ी अच्छा है, कंपनी बुरा है, कंपनी में ये नहीं है, कंपनी में वो नहीं है, शायद मुझे उचित नहीं लगता। इसीलिए मैं कभी भी कहीं से कुछ ऐसे पॉइंट्स लिया जो हमें खास करके स्टार्टिंग में अच्छा लगा, इसीलिए हम उसको कुछ मटेरियल बनाए और समझने के प्रयास करते हैं कंपनी को। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न इन द मार्केट, इन दोनों की चर्चा करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा और होल्ड करेंगे तभी हमें करेक्टली इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो फिलहाल 1,000 की प्राइस है, जो क्या 1,000 की प्राइस है, क्या ये 1,000 2,000 कन्वर्ट हो सकती है? पॉसिबिलिटी है ऐसा? के पीछे थोड़ा सा हम एनालिसिस करते हैं और यह क्या ये 1,000 वाली 500 तो नहीं हो जाएगा। इन दोनों एस्पेक्ट को समझने के प्रयास करते हैं। चलिए, जहाँ पे बुक वैल्यू कहता है 170 का, इंटरेस्ट वैल्यू के बारे में अच्छी तगड़ी है। मैंने पहले देखा था, एसेट्स इनके ठीक ठाक देखने को मिला है। फिलहाल फिर इसको कह सकते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू करीब 6 के आसपास है। अब आती है सवाल स्टॉक को लेकर के, मार्केट की डिमांड। मार्केट में इस कंपनी को लेकर के, इन कंपनी के स्टॉक को लेकर के डिमांड बनी हुई है। डिमांड कैसी, तो हमने ऐसा क्यों कह दिया जो डिमांड बनी है। डिमांड के पीछे देखिए, यहाँ पे इंडस्ट्रियल की बाकी जो कंपनियां हैं, बाकी दुकानें की बात कर रहा हूँ, उनके दुकानों पे करीब 38 कोने की भीड़ है। और ये जो दुकानें हैं जो कि बेचती है अपनी आईटी सर्विसेज, उनकी दुकानों पे 45 गुने की भीड़ खड़ी हुई है। मतलब कुछ तो बड़ी बात होगी तब तो यहाँ पे लोग खड़े हैं, उसके पीछे कुछ कारण होंगे। पहला कारण देखिए कंपनी को लेकर के, क्या अर्निंग क्या कहती है कंपनी। एक तो अर्निंग का ये हिस्टोरिकल डेटा है, इसको करंट डेटा से कोई मतलब नहीं है। और करंट डेटा कहता है इनके पास बिजनेस मॉडल क्या कहता है, आने वाले समय में क्या इनके फ्यूचरिस्टिक्स बनती है या नहीं बनती। तो यहाँ पे देखते हैं अर्निंग पर शेयर करीब अच्छी खासी है, 22 रुपये के आसपास का, जहाँ पे फेस वैल्यू केवल 5 का है। तो समझ में ये आई
कि करीब करीब 4 गुने से ज़्यादा, 4.5 गुने के आसपास यहाँ पे ईपीएस बनती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें ये इन दोनों को के करंट प्राइस से क्या करते हैं, तो ईपीएस भीड़ का आकलन कैसे करते हैं, यही करते हैं ना, जो हम जितनी हमारी करंट प्राइस है उसको हम अपनी ईपीएस से डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास भीड़ का अंदाज़ा पता चलता है। वही आंकड़े मैं भी कहता हूँ, भीड़ के पीछे कुछ कारण जानना जरूरी है ना, क्योंकि भीड़ तो इकट्ठा हुई है, प्राइस तो भीड़ के बेसिस पे चलती बोलती है ना, प्राइस के बेसिस पे थोड़ी भीड़ आती है। यहाँ पे पहला है डेट टू इक्विटी, जो कि ऑलमोस्ट लगता है कि डेट्स फ्री है। जो कि करंट रेशियो है वो कहता है 1.91 का, ये भी ठीक है। इसके पीछे हम क्या करेंगे, रिकन्स्ट्रक्शन करेंगे। जहाँ नंबर ऑफ शेयर कहते हैं करीब 14 करोड़ के आसपास, मार्केट कैप करीब 14,000 करोड़ तक पहुँचने वाली है। और आरओसी की बात में तो करीब 20% का, और आरओई की बात में तो 14%। प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ा सा कम है कंपेरेटिव टू द अदर सेक्टर, अदर कंपनियों के बेसिस पे। प्रमोटर की होल्डिंग कितनी करती है, केवल केवल 30% की होल्डिंग करती है। आखिर यहाँ पे क्या हुआ, 30% की होल्डिंग ही प्रमोटर के पास है, आखिर इस होल्डिंग प्रमोटर ने क्यों हटाया, क्यों रखा, इसकी हम जानेंगे, समझेंगे। कंपनी 2011 में बनी थी इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरेना, जो कि वर्क ग्लोबली इन द फील्ड्स ऑफ द फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर द बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड द अदर फाइनेंशियल सर्विसेज पे कंपनी कामकाज करती नजर आई है। जो हायर टू हायर के बाद जब हमने कहा था कि ये क्या 2000 टच कर सकती है क्या, या 500 टच करेगी, तो देखिए इसके पीछे अभी तक हायर हायर देखा है तो करीब 1200 तक गया था, लोअर की बात देखें तो 620 तक गया था। फिलहाल ये अपनी इसमें ट्रेड करती है, अपनी ऊपरी सतह में ट्रेड करती नजर आती है। तो आखिर इसके पीछे कुछ वजह को जानेंगे, जहाँ पे हमने देखा कि एसेट्स ठीक ठाक है। चार्ट इसके आकलन में क्या कहती है, चार्ट का आकलन ये कहता है जो जब भी थोड़ा सा मार्केट ने इनको क्या किया है, सस्टेनिटी दिया है। देखिए मैं कोई भी इंडिकेटर की यूज नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसा टाइम फ्रेम नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल ये देखने का प्रयास कर रहा हूँ, मतलब मार्केट में क्या लगा, मार्केट में साइडवेज होने का मतलब क्या है, साइडवेज होने का मतलब है जो मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं है, पार्टी जो है इंटरेस्टेड नहीं है इसको खरीदने बेचने को लगे, जिनके पोर्टफोलियो में जो है जैसे है वो सोच रहे रहने दो, नए प्लेयर आ नहीं रहे हैं, पुराने प्लेयर हटाने की फिराक में नहीं है, इसीलिए मार्केट साइडवेज चलता है। और जब भी साइडवेज चलता है तो कुछ बड़ी संकेत देता है, वहां से या तो डीपर लेगा या अपर लेगा। यहाँ पे देखने को मिलती है कि यहाँ जब भी साइडवेज लिया कंपनी ने तो यहाँ से अपर का मूवमेंट लिया है, यहाँ से अपर का मूवमेंट लेगा, तो जैसे अपर का मूवमेंट लेगा तो यहाँ के लिए पता है क्या होगा, फिर कहते हैं इनको सब रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए रेजिस्टेंस हम सिंपल समझते हैं, हायर टू हायर को रेजिस्टेंस लेते हैं, तो हायर टू हायर जो पहुंचा होगा उसको हम रेजिस्टेंस लेते हैं, लोअर टू लोअर को हम स्टॉप लेते हैं या बॉटम कहते हैं। फिलहाल का ट्रेंड यही दिखता है, इसी ट्रेंड में ट्रेड हो सकता है। अब मैं ट्रेडिंग के बाद तो कुछ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रेडिंग मुझे आती नहीं है, रिलेटे के साथ कहता हूँ। आइए हम ये जानने के प्रयास में थे कि कंपनी के पास अब इसके पीछे क्या रिकन्स्ट्रक्शन बनती है, तो चलिए जानते हैं और कंक्लूजन पे आएंगे, इसके साथ एक गोल्डन रूल पे आएंगे, आखिर इसके लिए गोल्डन रूल क्या कहता है यहाँ की प्राइस एक्शन। जहाँ पीयर्स में देखा गया कि पीवी फिनटेक, कैपिट और टाटा एलेक्सिस, टाटा टेक्नोलॉजी जैसी कंपनी शामिल है, जहाँ पे कुछ कंपनियों में तो इतनी ज़्यादा भीड़ है कि भीड़ का आंकलन कितना बड़ा है सोचने वाली बात है, खास करके पीवी फिनटेक में। यहाँ पे देखने को मिलती है भीड़, लेकिन कंपेरेटिव अदर कंपनी से थोड़ा सा कम है, लेकिन क्या है, यदि एवरेज देखा जाए एवरेज 40 के आसपास, तो यहाँ पे भी करीब 45 का आंकड़ा देता है। आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ, और अभी तक आपने यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हमें टिप्स आती नहीं है और हम रिकन्सिलेशन अच्छे से जानते हैं। चलिए रिकन्सिलेशन तरफ क्या कहना चाहता हूँ। रिकन्सिलेशन इन बातों का स्टार्ट करते हैं जहाँ पे केवल और केवल ये ना बता दें जहाँ अच्छा इनका ये इस पीरियड में ये फायदा हुआ है, नुकसान। मैं ट्रेंडिंग की भी बात करता हूँ, आखिर इनका लगातार पिछले हिस्टोरिकल ट्रेंडिंग क्या बना है, ग्रोथ लेवल क्या कहता है। तो यहाँ पे देखने को मिली जो सेल्स को लेकर के जून से जून का कंपेयर करें तो उसमें क्या कहती गिरावट थी, पिछले से करते गद्दी गिरावट थी। और ओवरऑल देखें इसकी ट्रेंड को, तो ट्रेंड कहता है ऊपरी सतह पे गया, ऊपरी गया, फिर नियर अबाउट द सेम रहा, फिर ऊपरी गया,
और इस हिसाब से लगातार ऊपरी 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 करके अपर टू अपर को टच करती नजर आई हमें। लेकिन उन सब के पीछे आकर के जून में थोड़ा सा इनका थोड़ा सा गिरावट देखा कंपेरेटिव टू, जहाँ के मार्च में भी गिरावट था, जून में भी थोड़ा सा गिरावट देखा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था बड़े 23% से घट के 20% पे आती है, जो कि नियर अबाउट द सेम पीरियड फॉर द लास्ट क्वार्टर। नेट प्रॉफिट तरफ आकलन करें उससे पहले देखिए कंपनी के पास अदर इनकम सोर्स अच्छी खासी जनरेटेड है। करीब करीब कह सकते हैं 10 लाख करोड़ से लेकर के 20 करोड़ तक की इनके पास, 20-22 करोड़ तक की इनके पास एक प्लान है। इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम आती है क्वार्टरली बेसिस पे। अब यहाँ पे देखा गया कि इनके पास क्या कहती है 94 करोड़ के आसपास, और वहाँ पे घट के 75 करोड़ हो रहा था। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटी थी, इसके कारण भी यहाँ पे इनका सेल्स भी घटा था, इसलिए यहाँ पे क्या देखने को मिला, लॉस नहीं है लेकिन पिछले पीरियड से थोड़ा सा नुकसानदायी देखने को मिला है। इसी चीज़ को हम परसेंटेज भी देखें, परसेंटेज के बारे में कहती है कि यहाँ पे रिवेन्यू 5% से ज़्यादा गिरावट करती है। और लगातार देखें तो पिछले साल के सेम पीरियड से, अर्थात जून के सेम पीरियड से यहाँ से यहाँ पे गिरावट का डर ये था, जो 24% से लेकर के धीरे धीरे 24 मतलब 5% से लेकर के 24% तक की रिस्पेक्टिवली अलग अलग, चाहे वीटा की बात करूँ, नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करूँ, या फिर नेट इनकम सोर्स, जिसमें गिरावट देखने को मिला है। ईयर एंड ईयर बेसिस पे क्या कहता है, ईयर एंड ईयर बेसिस पे कहता है जो सेल्स लगातार इंक्रीज किया है, कहती है हाँ इंक्रीज लगातार किया है। पिछले खास करके 2020 के बाद 2019 तक तो अच्छी खासी थी, 2020 के बाद थोड़ा सा इसमें और आया, मार्च 21 के बाद इन्होंने लगातार सिलसिला बढ़ता नजर आया, और जो भी 25 करोड़ तक, और यहाँ पे 12 महीने के डेटा में थोड़ा सा गिरावट देखी। अदर सोर्स इनके पास अच्छा खासा है ईयर एंड ईयर बेसिस पे। नेट प्रॉफिट देखा है तो नेट प्रॉफिट में उतनी बड़ी तगड़ी अवार्ड तो नहीं मिला इनको इस पीरियड में, इस साल में, लेकिन सस्टेन कर रही, क्योंकि इससे पहले कंपनी ने 2022 के अंदर 350 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया था, फिर फिलहाल इसका बुक थोड़ा सा कम हो गया। इसको परसेंटेज देख लेते हैं और फिर हम इसको देखेंगे जो प्रॉफिट एक दिखावा है, उस दिखावा के पीछे क्या कहानियाँ हैं। तो यहाँ पे देखा गया कहाँ से 23 और 24 के डेटा, यहाँ से और यहाँ से, इसमें देखने को मिला कि यहाँ पे तो ग्रोथ लेवल है, ग्रोथ लेवल कहाँ से 12% से लेकर के अब 20% तक की, 28% तक की बीटा तक में ग्रोथ लेवल दर्ज करती है। मतलब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर निकल के आती है। इसीलिए हमने कहा कि चार्ट जो है ना, वो चार्ट इनका ग्रोइंग कैटेगरी के लिस्ट के अंदर ही आती है। भले ही कई बार इसमें गिरावट भी हो, और यहाँ भी एक कहते हैं ना टैंक बनाने वाली बात, यहाँ भी इन्होंने एक टैंक बनाई है इस सिचुएशंस में, टैंक बनाई है अच्छी खासी। आइए इसको हम जानते हैं बैलेंस शीट फिगर को, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा एक दिखावा है, दिखावा के पीछे कुछ हकीकतों को जानना चाहिए, जिसको हम कहते हैं R2R। R2R में हो गया, हम करेंगे क्या क्या, रिस्क टू रिकंसिलिएशन, रिस्क टू रिटर्न और रिस्क टू रिवार्ड भी देखें। इसके बाद हम देखे हैं तो यहाँ पे देखा गया जून तक में लगातार क्या कर रही है, इनके पास पोजीशन कैसी है, कहती है इनके पास लायबिलिटीज़ के पार्ट काफ़ी कम रही, लेकिन फिलहाल इन्होंने बोरिंग्स थोड़ा सा बढ़ाया था इस पीरियड में, लेकिन नियर अबाउट द बाकी सारी चीज़ तो वो ठीक ठाक है, कोई कमी नहीं है। उधार की बात करें तो उधार में कहती है कंपनी 554 करोड़ का, क्या मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, उधार कहती है 554 करोड़ का। इसकी कितने दिन में पैसा आता है, ये कहते हैं 3 महीने में पैसा आता है, मतलब 3 महीने के पैसे में इनके पास रिस्क फैक्टर कम है, ठीक है। जब रिस्क फैक्टर कम है तो 300 जो करोड़ है, फिर कितना का 554 करोड़ का, 554 करोड़ के बेसिस पे आप प्रॉफिट का आंकलन करें, 554 करोड़, और यहाँ पे क्या कहता है 323 करोड़। सोचने वाली बात यह है, जो कंपनी के पास जितना प्रॉफिट बुक किया था उससे कह सकते हैं डबल तो नहीं, 100% तो नहीं, थोड़ा सा 100% से कम आंकड़ा ये कहता है, जिनके पास मार्केट में रिस्क भी है,
जिस रिस्क बेस उन्होंने प्रॉफिट 323 करोड़ का बुक करके रखा है, अर्थात इनके पास 323 करोड़ का प्रॉफिट पैसा नहीं आया है बाबा। चलिए, वैसे रिस्क फैक्टर तो नहीं था। निवेशक को लेकर जब कहती है कंपनी, उससे पहले एक नया सेंटिमेंटल देखिए क्या कहती है। यहाँ पे कहती है, प्रेस रिलीज करती है कंपनी 12 तारीख को। प्रेस रिलीज में कंपनी क्या अपडेट देती है? प्रेस रिलीज की अपडेट की तरफ देखें तो वो कहती है, मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे प्रेस रिलीज की बात हुआ था, अभी यहाँ पे देखने को मिलती नहीं है, इसके ऊपर अभी तक अपडेट नहीं है। शायद हम यहीं से अपडेट ले लेता हूँ डेटा। इनका प्रेस रिलीज कहता क्या है? इनकी प्रेस रिलीज में ये देखने को मिला, जो फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग बेस्ड ऑन द कंपोसेबल्स ऑफ द इंटेलिजेंस ओपन फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म रिलेशन फाइनेंशियल लैंडस्केप ऑफ द श्रीलंका। अर्थात कुछ श्रीलंका में लेकर के इनका कुछ मीडिया कॉन्फ्रेंस हुआ, श्रीलंका में कुछ टेंडर कुछ काम काज मिला इनको क्या। तो कहती है इनके पास, कंपनी के पास ई मैच डॉट ए आई इनकी एक लॉन्च किया है। कहते हैं द फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग बेस्ड कंपोसेबल्स एंड द इंटेलिजेंस ओपन फाइनेंस प्लेटफॉर्म किया है। कहती है जो कंपनी वर्ल्ड्स ओनली एंटरप्राइजेस ग्रेट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी लीडर इन द कंपोजेबल इन द इंटेलिजेंट सोल्यूशन फॉर द प्रोग्रेसिव ग्लोबल फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो समझ में ये आई, जो कंपनी अपनी ओपन सोर्स जो है, ओपन इंटेलिजेंस की बात किया, ओपन फाइनेंस प्लेटफॉर्म की उन्होंने बात किया है, वो भी श्रीलंका के, ये शायद कहा था। कहती है द इंटेलिजेंस लॉन्च इन द ई मैच डॉट ए आई द फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग बेस्ड ऑन द कंपोनेंट्स ऑन द इंटेलिजेंस ऑन द फाइनेंस प्लेटफॉर्म्स रिवोल्यूशंस द फाइनेंस लैंडस्केप ऑफ द श्रीलंका। श्रीलंका में इनका ये कुछ अपडेट था, उन्होंने अपडेट भेजा है। आज की इनकी शायद प्रेस रिलीज थी, और इनसे क्या होने वाला है इनको। कहती है इनके पास होगा क्या, विथ 329 माइक्रो सर्विस, 175 API एंड 535 इवेंट की बात उन्होंने किया है। कहते हैं एम्पावर्ड बैंक टू डिज़ाइन एंड द कंपोज फ्यूचर रेडी टेक्नोलॉजी सोल्यूशन पे कंपनी काम करे, और इन्हें टोटल देश से बेनिफिट क्या होने वाला है। तो कहती है जो फिनटेक्स इनोवेशंस कंपनी ने काम किया है, डिजिटल पेमेंट्स एंड द AI ड्राइवन बैंकिंग वॉल्यूशंस की सॉल्यूशंस की बात किया है। ओपन बैंकिंग फ्रेमवर्क के अंदर आती है, जो कि क्लाउड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मेनली कंपनी ने कहा है। और ये कहती है कि जो सिंप्लीफाइड द टेक्नोलॉजी फॉर द श्रीलंकाज बैंक्स के लिए किया है। चलिए, समझ में तो कुछ आई। इसके अलावा की बात किया है कि कंपनी ने ऑलरेडी वर्क विद द सेवरल prominent financial institution of the Sri Lanka, including the HDFC, Sri Lanka, Regional Development Banks, Addis, Cargill Banks, Commercial Development Banks, ढेर सारे बैंक्स के ऊपर इन्होंने कामकाज करके रखा हुआ है पहले। ये इनका लिए कुछ अपडेट था, वो हमने लिया। इसके अलावा की बात करें तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस की, इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस की बात हुआ था, और जो वॉल्यूम था उसमें कई बार जंप होती नज़र आती है, और स्टॉक में कुछ नई आयाम को पहुंचते हुए नज़र आ रही हैं। तो क्या कंपनी अपनी इन्वेस्टर को डिविडेंड और बोनस भी कभी देती है? तो अवश्य देती है। क्या ही कंपनी ने कहा है कि हमारे पास, हमने 19/6 को फाइनल डिविडेंड 3.5 रुपये का दिया था। इससे पहले भी हमने दिया था करीब 2.5 रुपये के आसपास, इससे पहले भी 2.5 रुपये के आसपास दिया था कंपनी ने। तो लगातार कंपनी अपने इस ट्रस्ट बिल्डअप को बना रही है, ट्रस्ट बिल्डअप कर रही है, कह सकते ट्रस्ट बिल्डअप करती नज़र आ रही है। अब आते हैं इन्वेस्टर को लेकर के। इन्वेस्टर ने उन्हें देखा क्या कहती है, द प्रमोटर्स 30% ही हैं स्टार्टिंग से हैं। FI की तादाद 27%, DI की तादाद करीब 5% के आसपास, पब्लिक की तादाद भी करीब 36% आसपास रही है, जिसमें कुछ उनके फैमिलीज मेम्बर हो सकते हैं या फिर रिलेटिव्स हो सकते हैं, बाकी 2%, 1% की होल्डिंग है। नियरली देखा जाए तो 1,05,000 6,000 के आसपास की भीड़ है, क्योंकि पहले कभी ये स्टॉक में 1,21,000 115,000 के आसपास भीड़ हुआ करता था, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे पब्लिक होल्डिंग थोड़ा सा ज़्यादा था। कहने का मतलब जो रिटेल के लिए अंदर निकल के आती है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन और क्या कहते हैं उसमें थोड़ा सा कम देखने
देखिए यहाँ पे देखिए, यदि नेटवर्थ की तरफ हम आकलन करके देखें तो नेटवर्थ भी लगातार बढ़ी है, रेवेन्यू भी बढ़ी है, और प्रॉफिट भी आंकड़ा से बढ़ती ही नज़र आती है। मतलब एक पीरियड में तो काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिट उन्होंने बना था कंपेरेटिव टू द अदर सेक्टर के, अब अदर टाइम फ्रेम के हिसाब से। और यहाँ पे इनका सेम आंकड़ा कहता है, जो इनकी लगातार क्या हुई, ये बढ़ती नज़र आती है। चाहे इनकी नेटवर्थ की बात करें, और नेटवर्थ से ज़्यादा कंपेरेटिव कौन बनता है, इनकी रेवेन्यू सोर्स बनती नज़र आती है। अब आते हैं इसको एनालिसिस पार्ट को लेकर के आखिर क्या कहती है। और इसमें देखा गया कि कंपनी ऑलमोस्ट डेट्स फ्री है। डिविडेंड्स पे आउट की बात उन्होंने कहा था कि हेल्दी है इनके पास। डेटर्स डे को लेकर कहती है कि इनके पास थोड़ा सा जो होना चाहिए था उसमें थोड़ा सा कमी निकल के आती है। और इसमें रिस्क फैक्टर पता ना समझा ना क्या बनती है। इसमें रिस्क पर से एक ही रिस्क फैक्टर बनती है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट्स की कंपेरेटिव तो अच्छा कहता है, लेकिन रिस्क फैक्टर एक जगह बनता है कि इनकी सेल्स को लेकर के, जो करीब करीब ये कह सकते हैं कि इनका आंकड़ा ये था, जो जिस हिसाब से उन्होंने सेल्स किया, प्रॉफिट बुक किया था, 325 करोड़ का, और 556 करोड़ के आसपास का इनका उधार पड़ा हुआ निकल के आया। आते हैं हिस्टोरिकल डेटा तरफ, और वो क्या आंकड़ा देता है उसमें देखते हैं और वो भी समझते हैं एक बार। और यहाँ पे बैलेंस शीट के बारे में कहा कि एसेट्स जिस हिसाब से 17% डेवलप करती है, 18% के आसपास, लायबिलिटी करीब करीब 16% ही बढ़ पाई है। तो मतलब ये इनके लिए थोड़ा सा अच्छा संकेत देता है। और ये कहता है जो लास्ट टू लास्ट डेटा के बेसिस पे जो सेल्स इनका करीब करीब 19-20% तक जंप किया है। प्रॉफिट उस लेवल पे कामकाज नहीं कर पाई है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी भी, रिटर्न ऑन स्टॉक प्राइस सीजीआर की बात किया, जो कि कहती 48-50% तक कारोबार कर लिया। रिटर्न ऑन इक्विटी पे देखा है तो ये भी करीब 15% के आसपास की सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज करती नज़र आई है। अब आते हैं कंक्लूजन की तरफ। उससे पहले एक नज़र डालिए इसके परफॉर्मेंस लेवल की तरफ। अब जो कंपनी है वो अपने निवेशकों को एक तो डिविडेंड भी दे रही है, साथ में अपनी परफॉर्मेंस की बात में तो पहले 6 महीने में 10% गिरता हुआ नज़र आया, 1 साल में कहती है कि 50% की जंप दिया, और 5 साल में कहती है करीब 346% की जंप थी। और यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट में हुआ क्या, मार्केट में ये हुआ जो इस प्राइस के आसपास जब मार्केट ने इसको तोड़ा, अभी इसी के पास आके खड़ी हुई है ना दोबारा से, मतलब फिलहाल अब इसके लिए पता है क्या हुआ, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। और यहाँ से यदि ये चल गिरती है तो फिर इनके लिए चिंता की बात होगी। अब आते हैं गोल्डन रूल के ऊपर। गोल्डन रूल क्या कहता है? गोल्डन रूल ये कहता है, आपकी जो भी मोटिविटी हो, तो या फिर उसकी मेंटलिटीज़ की बात करूँ, जहाँ पे किस पर्पस के लेकर के, पर्पस क्या है, पर्पस के साथ आपकी ग्रो को लेकर क्या है, और टर्म के लेकर के, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद जो सस्टेन करती नज़र आती है, ग्रो चलती नज़र आती है, तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर उसको क्या करना चाहिए। एसएल का एक प्रोविज़न है जिसमें आपकी रिस्क फैक्टर को दर्शाता है। यदि आपने इसको रिस्क लिया है इस मार्केट में यहाँ पे, और आपने सोचा कि हम 20% के रिस्क लेकर के 40% कमाएंगे, तो अब इसलिए हो सकता है आप सोचेंगे 20% के रिस्क लेकर हम 4000% लेकर चले जाएं, 5000% लेकर जाएं, शायद वहाँ पे इम्पॉसिबिलिटी बन जाती है, लेकिन ये चलती रहती है। जो मार्केट यहाँ पे सस्टेनिटी है, मार्केट फिलहाल यहाँ साइडवेज पर कंपनी कामकाज कर रही है, इसका प्राइस, और यहाँ से कुछ बड़ी उछाल की तरफ नज़र डाल सकता है, गिरावट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है यहाँ पे क्या होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्टेड की बात करें तो यहाँ पे जो आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं ना, उस वॉल्यूम में कोई पार्टी इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे खरीदार की बात करो या बिकवाली की बात, कोई खरीदारी के लिए नहीं आ रहा है, कोई बिकवाली के लिए बैठा नहीं है, प्रेशर नहीं बना रहा है, डिस्काउंट पे नहीं बेच रहा है कोई। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया कंपनी को लेकर के, जिसका लेटेस्ट अपडेट देखा, और कंपनी का नाम था इंटेलेक्ट डिजाइन्स एरेना लिमिटेड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।